Good morning, students. Before exam, we have completed up till chapter 7. So now we have the next chapter, that is chapter number 8, Small Business and Enterprises. In this chapter, we will discuss what is small business, what is entrepreneurship, what are entrepreneurs, and what are the needs, importance of entrepreneurship, process of entrepreneurship, and most importantly, the schemes which are made by the government to increase the small business, to increase the importance of small business for their beneficial, for their benefits. What are the schemes made by the government? So in this chapter we will discuss all these. So starting with the entrepreneurship, you should know what are the entrepreneurs. So, very starting, here we can see that it is written that entrepreneur is a single person. Entrepreneurs are a person who will do or who will join the entrepreneurship. And what is entrepreneurship? It is a process to do a business, to start a new business. And those person who are engaged in entrepreneurship is known as entrepreneurs. And all the firms, those business who will do the entrepreneurship are known as enterprise. जैसे हमने कई बार देखा होगा enterprises, कई नाम सुना होगा, जैसे अपने लोकल एरिया में ही आपने सुना होगा लिमिटेड एंटरप्राइजेज़. तो एंटरप्राइजेज़ का वर्क क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप उसमें होती है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप को करने वाले पर्सन होते हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. सो वी शुड नो what are the actual meaning of entrepreneurship. Here it is written that entrepreneurship is the process of designing, launching, and running a new business. Means if you are launching, if you are going to start a new business which is already a small business, मीन्स पहले टाइम पे वो स्मॉल बिजनेस था, अब आप उस पर फर्दर इन्वेस्ट करके एक नए तरीके से कुछ उसमें न्यू इन्वॉल्व करके अब आप उसको नए तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. Here it is also written which is often initially a small business. The people who create these business are called entrepreneurs. पहले टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे वो बिज़नेस जो स्मॉल बिजनेस रहा होगा, स्मॉल बिजनेस मीन्स द इन्वेस्टमेंट्स आर स्मॉल, द साइज ऑफ द बिजनेस आर स्मॉल, उस बिज़नेस को हम क्या कहेंगे? स्मॉल बिज़नेस. तो स्टार्टिंग में बिज़नेस जो स्मॉल था, अब उसमें हम री इन्वेस्ट करके कुछ फर्दर एसेट्स और बढ़ा के कुछ और लोगों को इंक्रीज़ करके उसको फिर से री इन्वेंट कर रहे हैं, री लॉन्च कर रहे हैं, फिर से उसकी डिज़ाइनिंग करके उस बिज़नेस को एक न्यू एरिया दे रहे हैं, एक न्यू फील्ड में हम उसको लेके आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं. तो वो पर्सन्स जो इस सारे वर्क में इंक्लूड रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर्स. एंड होल दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप, तो यू कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस of designing, launching and running a new business which is initially a small business. जो स्टार्टिंग में पहले स्मॉल रहा होगा उसमें हम फिर से री लॉन्च करके, री इन्वेंट करके उसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बिज़नेस के तौर पे, उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप. और वो पर्सन्स जो इन्वॉल्व रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, दैट आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नीड एंड importance of entrepreneurship. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ये बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप
कि हमें ज़रूरत क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की, जबकि ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल बिजनेस है। तो कह रहे हैं स्मॉल बिजनेस के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत हमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को पड़ती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके पास डिमांड तो है, बट उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड गुड्स है, लिमिटेड सर्विसेज है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से हमें ये फ़ायदा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो नेशनल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट इनका इंक्रीज़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करने के बाद उनकी नेशनल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी इंक्रीमेंट होता है। प्रॉब्लम्स हमारे पास ये आती हैं कि कस्टमर रेगुलर अपनी डिमांड्स को इन्हांस करते हैं और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास नेशनल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। तो स्मॉल बिजनेस में एक साइज़ भी इसका स्मॉल है और गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर इन्वेस्ट करने का एक स्टॉपेज लगा दिया है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 5 करोड़ या 5 लाख, तो स्मॉल बिजनेस में हम चाह कर भी उस कैपिटल से बढ़कर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से अराइज होता है कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसी वजह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है, इसकी नीड हमें इसीलिए होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से हमें एंटरप्रेन्योर की डिमांड और इंक्रीज़ होती है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज हम ले पा रहे हैं, डिमांड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसको हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हमारे पास जो बाहर के इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जब हमारा साइज़ बिज़नेस का लार्ज हो जाएगा तो अलग अलग स्किल वाइज पर्सन्स होंगे, अलग अलग स्किल वाइज हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, चेयरमैन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इंक्लूड होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क और बेटर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आया है एंटरप्रेन्योरशिप। पहले इंडिया में क्या किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी तो धीरे धीरे स्मॉल बिजनेस को कन्वर्ट किया जाने लगा एंटरप्रेन्योरशिप में। सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आया हमारे यूएस में, फिर धीरे धीरे अब आज इंडिया में भी आपने देखा होगा न्यू एंटरप्राइजेज़ होते हैं। वो एंटरप्राइजेज़ क्या करते हैं, जिनकी कैपिटल और जिनका साइज़ स्मॉल होता है, फिर फर्दर वो उसमें री इन्वेस्ट करके एक एंटरप्राइजेज़ को ओपन करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के नीड को और क्लियर करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन में ये कह रहे हैं कि जिस कंट्री का या जिस नेशन का जितना इंटरप्राइजेज़ या एंटरप्रेन्योरशिप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उस कंट्री को उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग या डेवलप्ड माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस या यूके में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही कंट्रीज़ में है तो इसलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो यूएस और यूके में जितने डेवलप्ड या वेल इस्टेब्लिश्ड इंटरप्राइजेज़ होंगे, उस कंट्री को उतना ही वेल डेवलप्ड माना जाता है। तो एक कंट्री को एक अच्छी अपनी पोजीशन पाने के लिए, एक वेल डेवलप्ड या वेल इस्टेब्लिश्ड नेशन या कंट्री कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कंट्री के, अपने नेशन के एंटरप्राइजेज़ को और डेवलप्ड करें। और ये और डेवलप्ड कैसे होंगे, धीरे धीरे टाइम बाय टाइम वो न्यू टेक्नोलॉजी का जब अपने एंटरप्राइजेज़ में यूज़ करेंगे, न्यू कंसर्न्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो इनके एंटरप्राइजेज़ खुद ब खुद डेवलप्ड होते जाएंगे। और जिस कंट्री का जितना डेवलप्ड इंटरप्राइजेज़ होगा, उस कंट्री को उतना ही डेवलप्ड माना जाएगा। जैसे इस टाइम पे अगर हम देखें तो ट्रेड और बिज़नेस के मामले में यूएस और यूके इंडिया से कहीं आगे हो रहा है। आपने टेक्नोलॉजी में देखा होगा, आज जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं
वो बहुत टाइम पहले यूएस में लोग यूज़ कर चुके हैं। तो ये क्या है, वहाँ के एंटरप्राइजेज़ का, वहाँ के टेक्नोलॉजी का अपडेशन वर्क है। तो जितना जहाँ का एंटरप्राइजेज़ और ट्रेड डेवलप्ड होगा, उस कंट्री को उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। सेकेंड इज़ प्रोवाइड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कंट्री में और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे इनोवेशंस होते हैं। इनोवेशंस मीन्स कोई न्यू थिंग को बनाना नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं या एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं हमारे, या एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, उन्हीं में क्यों कोई न्यू आइडियाज़, कोई न्यू थॉट्स या कोई न्यू क्रिएटिविटी माइंड लगाकर उसी को और इनोवेट करना, और भी कोई न्यू चीज़ आइडियाज़ लेकर उसमें उसको पर्टिकुलर उसको अपडेट करते रहना, उसको हम कहते हैं इनोवेशन। तो ये माना जाता है कि एंटरप्राइजेस की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री, हमारा जो नेशन है, वो टेक्नोलॉजी वाइज, रिसोर्सेज वाइज इनोवेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रीनियर्स जो होते हैं वो इनोवेटर होते हैं। हर एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि हमारा एंटरप्राइजेज़ या हमारी जो कंपनी है वो फर्स्ट नंबर पे हो। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें फ़िलहाल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, या रिलायंस का जो ग्रुप है, वो टॉप लेवल पे इस टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो वर्क करने का मेथड है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो अप टू डेट हैं। तो एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर माना जाता है, जो कि अपने प्रोडक्शन के न्यू मेथड्स को यूज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को वे न्यू यूज़ करते हैं, प्लस मार्केटिंग, न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग मीन्स कि टाइम टू टाइम देखते रहना कि मार्केट में किस चीज़ की इस टाइम डिमांड ज़्यादा है। तो ये सारे काम करना किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। इसीलिए उसको इनोवेटर कहते हैं। तो जब ये अप टू डेट वर्क, अप टू डेट इनोवेट करते रहेंगे, और बिजनेस भी हमारा इनोवेट होता चलेगा। तो इसीलिए इंटरप्राइजेस को एक नेशन और कंट्री का इनोवेट करने में हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जाहिर है कि जिस कंट्री में टेक्नोलॉजीज़, रिसोर्सेज, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वेज ऑफ मार्केटिंग न्यू और अपडेटेड यूज़ किए जाएंगे, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज़ होगा। लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, उनके जो डेवलपमेंट है वो और इंक्रीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी, जीडीपी हमारा इंक्रीज़ होगा। जब जीडीपी इंक्रीज़ होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, और नेशनल इनकम जिस कंट्री की इंक्रीज़ होती है, तो उस कंट्री को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो इंटरप्राइजेस हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देने में भी, डेवलप करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स ये इंटरप्राइजेस की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारा एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होता है। कैसे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का सिर्फ वर्क कंप्लीट करना नहीं होता है कि टास्क हमारा कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ वो इस पे भी फोकस करते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर गुड्स को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो भी हमारी कम से कम हो। कॉस्ट कम से कम कैसे होगी? मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक गुड है, उसको बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मीन्स रॉ मटेरियल्स, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस रॉ मटेरियल्स को किस जगह से उठा रहे हैं। मान लीजिए वो रॉ मटेरियल्स हमें नॉर्मल मार्केट में मिल सकते हैं, लेकिन उसी रॉ मटेरियल को जब आप होल सेल पे लेंगे, या आप उस रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर ऐसी एरिया से लेंगे जहाँ उसका ही प्रोडक्शन होता है, तो क्या होगा? वो आपको कम रेट पे मिलेगी। तो जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में आप रॉ मटेरियल्स कम कॉस्ट के ले रहे हैं या होल सेल पे ले रहे हैं, तो आप
आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट को बनाने में वो भी कम आएगी। तो एंटरप्रेन्योर का वर्क सिर्फ ये नहीं होता है कि आप गुड्स प्रोड्यूस करें, डिमांड लेके आएँ, टेक्नोलॉजी वाइज इंक्रीज़ हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड माइंड यूज़ करें। ये वर्क सिर्फ नहीं होता है, बल्कि इनका ये भी वर्क होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो ऑल टोटल कॉस्ट आ रही है वो भी कम से कम हो। जब कॉस्ट हमारी कम होगी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट हमारी 50 रुपीज़ आ रही है, तो अब हम इसमें प्रॉफिट इसमें जब ऐड करेंगे, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो 20 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉस्ट जितनी कम से कम हो, कोशिश करें यही कि कम से कम कॉस्ट हम लेके आएँ। अभी जब आप लोग 12th में जाएंगे तो वहाँ जब आप बिज़नेस पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें आप मेनली पढ़ेंगे, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली। एफिशिएंसी मीन्स कि टाइम पे वर्क कंप्लीट करना, टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना, और इफ़ेक्टिवली मीन्स कि लोअर द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट। कंप्लीट करना है टारगेट को, टास्क को कंप्लीट करना है विद इन अ टाइम, बट ये भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट भी कम से कम आए। जब कॉस्ट कम आएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आप सोचेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जब किसी बिज़नेस का साइज़ स्मॉल था तो हमें उसी एक पर्टिकुलर बिज़नेस को रन करने में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पर्सन्स वहाँ काम करते थे। जिससे धीरे धीरे हमारे बिज़नेस का साइज़ लार्ज होता गया। अब उसी बिज़नेस में वर्क करने के लिए हमें 10 मोर पर्सन्स की या 10 मोर लेबर्स की ज़रूरत है। जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे अब हमें वहाँ 20 लेबर्स की ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें लेबर्स की, हमें स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारी वैकेंसी होगी वो हम इंक्रीज़ करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे इंटरप्राइजेस की हेल्प से इंक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे बिज़नेस का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे वैकेंसी भी हम रिलीज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि जो स्किलफुल या जो क्वालिफाइड स्टाफ होगा वो आएगा और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। जो अनएम्प्लॉयड हैं एंड दे नो द वर्क, दे हैव द स्किल एंड दे आर क्वालिफाइड, दोज पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क, दे कम एंड जॉइन द बिजनेस। तो अनएम्प्लॉयड से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में वो कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट हमको इंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे मिलेगा। सोशल बेनिफिट्स मीन्स बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी, बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी को या सोसाइटी को कैसे होगा, भाई सोसाइटी में कस्टमर्स हैं, पर्सन्स हैं, स्टाफ हैं, लेबर्स हैं, सब किस में आ रहे हैं, सब कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से और कम्युनिटी से। तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो लोगों का कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। वो गुड्स, वो प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते थे उनको हम इंपोर्ट करते थे, अब वो प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा और कम कॉस्ट पे जब हमको वो चीज़ मिलेगी तो ऑब्वियस है हमारा भी स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा। प्लस हमारा रीजनल बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगा। बैलेंस रीजनल ग्रोथ मीन्स कि अर्बन एरिया प्लस रूरल एरिया दोनों का ही हम ख्याल रखेंगे, प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि हमारी सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट पलूट ना हो, हमारा इन्वायरमेंट उससे इफ़ेक्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स, नीड्स। कभी भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप के या एंटरप्रेन्योर्स के नीड्स, बेनिफिट्स या मेरिट्स पूछें तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर ये पॉइंट्स ना याद आए तो अपने से भी पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं अगर आपने समझा होगा तो। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ये कह रहे हैं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को
जब वो न्यू एंटरप्राइज को स्टार्ट करने जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको वो सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने होंगे जब एक एंटरप्रेन्योर अपने न्यू एंटरप्राइज को फॉर्म करने या स्टार्ट करने जा रहा हो। तो ये सारे पॉइंट्स उसको देखने होंगे। फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि खुद को असेस करना। खुद को मीन्स अपने बिजनेस को असेस करना। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, किस वजह से अब तक हमारा बिजनेस चला, किस तरह की डिमांड्स आई हमारे पास जिनको हमने फुलफ़िल किया। मीन्स अब तक की लाइफ में हमारे बिजनेस ने किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाए और वो भी बेहतर बनाए, कम कॉस्ट में बनाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान में रख के बनाए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन सा एरिया है जहाँ हमारे बिजनेस या हम लोगों ने अच्छा बेटर वर्क किया, वो क्या होगा, कंपनी की स्ट्रेंथ होगी। तो कौन सा ऐसा काम है, कौन कौन से ऐसा एरिया है जहाँ हमने बेटर वर्क किया, उस पर हम ध्यान ज़्यादा देंगे, वो है हमारी स्ट्रेंथ। वीकनेस कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी एरिया है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम अपने टारगेट को, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए और वो क्या वजह थी। मान लीजिए अगर हमने डिसाइड किया था कि हम 200 यूनिट्स पर डे बनाएंगे, लेकिन जब हमने असेस किया तो हमें पता चला हम 150 यूनिट्स या 170 यूनिट्स ही बना पा रहे हैं। तो ये जो रेस्ट 30 यूनिट्स बच रही हैं, ये क्यों नहीं बन पाई, क्या वजह थी, व्हाट आर द रीजंस। हमने क्या सोचा था, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एंड व्हाट आर द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो वो है हमारी वीकनेस, वो हमको पता करना होगा और उनको हमें रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले ये है कि हम अपने बिजनेस को असेस करें कि किस फील्ड में हम बेटर वर्क करते हैं और कौन सी हमारी वीकनेस है, और उसको हम रिमूव करें और उसको और बेटर वर्क करें। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हम किस किस फील्ड में आगे बेटर वर्क कर सकेंगे, क्या चीज़ें हम, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे आगे वर्क अच्छा चल पाएगा। यही होती है प्लानिंग, और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस भी हमको देती है। भाई वो वर्कर जो पिछले 10 सालों से कोई एक प्रोडक्ट को बना रहा है या कोई एक वर्क कर रहा है, तो वो उसमें माहिर है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर उसी वर्कर को हम आगे फर्दर लेके चलेंगे तो हम मान के चलेंगे कि हमको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यही कहता है सेल्फ असेस या सेल्फ डिस्कवरी। सेकेंड इज़ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि लोगों की, मीन्स कस्टमर्स की क्या नीड है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, उनकी वांट क्या है, और अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से वो अब उस प्रोडक्ट से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स को हम पकड़ के अपने उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे और वो प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे, जिसकी वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से हटकर हमारे प्रोडक्ट की ओर आएगा। तो सबसे पहले हमें मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर्स को देखना है कि क्या उनकी नीड है, क्या वांट्स हैं, क्या उनकी डिमांड है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें उसे कैसे रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब प्लानिंग में ही आएंगी। थर्ड वन इज़ जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़। थर्ड स्टेप में ये कह रहा है जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़ में कि अब हमने पहले 2 में ये देख लिया कि हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, हमने मार्केट का देख लिया कि क्या डिमांड है, क्या वांट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हमें किन प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो प्लानिंग हमने की है
उसको हम किस मेथड से दूर करेंगे, किस मेथड से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं, जैसे डिस्कशन मीन्स मीटिंग करें, सारे सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स जितने भी हैं सबको हम मीटिंग करके बुलाएं और आपस में डिस्कस करें कि किस मेथड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से हम डिमांड और इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस मेथड से हमारे कस्टमर्स और जनरेट होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स अलग अलग पर्टिकुलर लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनको वर्क दे दिया और उनको सोचने का टाइम दिया कि अब आप अपने पर्सनल व्यूज़ बताइए कि आपका क्या कहना है। क्रिएटिविटी, भाई अपनी अपनी क्रिएटिव माइंड है, अपने ओन आइडियाज़, अपने खुद के थॉट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे इस स्टेप में कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप ऐसा है कि हम अपने न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी माइंड, डिस्कशन के थ्रू ये सोचेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे कस्टमर्स को और इंक्रीज़ करें, उनकी डिमांड को और इंक्रीज़ करें ताकि वो हमारा प्रोडक्ट और हमारे गुड्स को परचेज़ करें। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा अभी और भी स्टेप है, 8 स्टेप है हमारा। तो 4th प्लानिंग से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट सी हैं इसमें। तो 4th स्टेप से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक जिसने भी वाइवा दिया, अच्छा दिया, गुड था, लेकिन बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जिन्होंने वाइवा नहीं दिया है बिजनेस का, दे विल लूज़ देयर 10 मार्क्स ऑफ वाइवा। अब वाइवा नहीं होगा, जिनका छूट गया है, और उनको 10 मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर था, बचा 20 मार्क्स। 10 मार्क्स आपकी कॉपीज़ पे थे और 10 मार्क्स का वाइवा था। जिन्होंने कॉपीज़ मुझे दिया कंप्लीट वर्क होने के बाद, उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ उनको भी नहीं मिलेगा जिन्होंने आधा वर्क दिया है मुझे। और जिन्होंने वाइवा नहीं दिया तो दे विल नो कि व्हाट विल बी द मार्क्स। ओके।